सोचिए, क्या पुरानी कहानियां मतलब जो मिथक हम सुनते आए हैं वो सिर्फ कहानियां ही हैं? या क्या उनमें किसी ऐसे विज्ञान का राज छुपा है जिससे हम भूल चुके हैं? आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ है पौराणिक कथाएं, दूसरी तरफ है हमारा मॉडर्न साइंस और बीच में हैं कुछ ऐसे सिद्धांत जो दिमाग को घुमा देते हैं। हमारी पड़ताल एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है। सवाल यह है कि पत्थर पानी पर भला तैर कैसे सकते हैं? ये तो सीधे सीधे फिजिक्स के नियमों को चुनौती देने वाली बात है, और यही सवाल हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमारे सामने दो शुरुआती रास्ते हैं। क्या ये कोई दिव्य चमत्कार था, जैसा कि कहानियों में बताया जाता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही सरल सी वैज्ञानिक वजह छुपी हुई है जिसे हम आज समझ सकते हैं? चलिए, सबसे पहले चलते हैं इस रहस्य के बिल्कुल केंद्र में, राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली लगभग 48 किलोमीटर लंबी एक ऐसी संरचना है जिस पर सदियों से बहस होती आ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पौराणिक कथा क्या कहती है। रामायण के हिसाब से इस पुल को भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था, और कमाल की बात यह है कि उनके पास नल और नील नाम के दो, आप कह सकते हैं, डिवाइन इंजीनियर्स थे। कहते हैं कि वो जिस पत्थर को छू लेते थे वो तैरने लगता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतना बड़ा पुल सिर्फ 5 दिनों में तैयार हो गया था। यहां तक कि पुराने मंदिर के रिकॉर्ड्स में भी लिखा है कि 1480 तक लोग इस पर पैदल चलकर आर पार जाते थे। अब देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। एक बहुत ही मजबूत थ्योरी ये है कि ये पत्थर असल में प्यूमिस स्टोन्स हैं। अब ये क्या होते हैं? देखिए, जब ज्वालामुखी से गर्म लावा निकलता है और बहुत तेजी से ठंडा होता है तो उसके अंदर हवा के छोटे छोटे बुलबुले फंस जाते हैं। बस यही हवा इन पत्थरों को इतना हल्का बना देती है कि इनका घनत्व पानी से भी कम हो जाता है और ये तैरने लगते हैं। ठीक है, तो एक भौतिक चमत्कार से आगे बढ़कर अब हम एक तकनीकी चमत्कार की तरफ चलते हैं। चलिए, रामायण से ही एक और दिलचस्प चीज को समझते हैं, पुष्पक विमान। अब ये कोई ऐसा वैसा उड़ने वाला रथ नहीं था। कहानियों के मुताबिक ये मन की गति से चलता था, मतलब जहां सोचो वहां पहुंच जाता था। ये खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता था और चलाने वाले के कमांड्स को फॉलो करता था। और सबसे बड़ी खासियत, इसमें कितने भी लोग बैठ जाएं, ये अपना साइज अपने आप बड़ा या छोटा कर सकता था। और यहां बात बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। एक रिसर्च पेपर में इन पुरानी क्षमताओं की तुलना आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी से की गई है। जैसे अपने आप रास्ता खोजना, ये आज का ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम है। आदेशों का पालन करना, ये एक एडवांस यूजर इंटरफेस है। ये जो समानताएं हैं ना, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर तैरने वाले पत्थर और एआई जैसे विमान सच में थे, तो उनके पीछे किस तरह का विज्ञान काम कर रहा था? यहीं से हम एक बिल्कुल अलग नजरिए की तरफ मुड़ते हैं, जिसे एक स्रोत ने वैदिक विज्ञान का नाम दिया है। ये इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को देखने का एक पूरी तरह से अलग तरीका है। इसकी नींव एक बहुत ही सरल से विचार पर टेकी है। हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो पूछता है कोई चीज किस चीज से बनी है। जैसे एक घड़ा मिट्टी से बना है, इसे कहते हैं भौतिक कारण। लेकिन वैदिक विज्ञान एक कदम और आगे जाकर पूछता है, इसे बनाया किसने और क्यों बनाया? मतलब कुम्हार ने बनाया, ये हुआ कुशल कारण। इस नजरिए के हिसाब से हर घटना के पीछे सिर्फ पदार्थ नहीं, बल्कि एक चेतना या एक इरादा भी होता है। और यही विचार हमें एक बहुत ही चौंकाने वाले सिद्धांत की तरफ ले जाता है। इस स्रोत के अनुसार जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो पहले से तय है। पर कैसे? देखिए, पहला कदम ब्रह्मांड की अपनी एक मेमोरी है, एक तरह का कॉस्मिक रिकॉर्ड जहां सब कुछ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पहले से लिखा हुआ है। दूसरा कदम, हमारी आत्मा उस रिकॉर्ड से अपना हिस्सा, अपनी कहानी पढ़ती है। और तीसरा, आत्मा हमारे शरीर और दिमाग को वही करने का आदेश देती है जो वहां लिखा है। मतलब इस सिद्धांत के हिसाब से फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज है ही नहीं। और इसी वैकल्पिक फ्रेमवर्क के आधार पर यह स्रोत आज के मॉडर्न साइंस की नींव पर ही सीधे सीधे सवाल खड़े कर देता है। यह कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्रोत का कहना है कि गणित और भौतिकी के सभी सिद्धांत धारणाओं से शुरू होते हैं और इसलिए उनमें से कोई भी सही नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि मॉडर्न साइंस की शुरुआत ही कुछ ऐसी मान्यताओं, कुछ ऐसे अजम्पशन से होती है जिन्हें कभी साबित नहीं किया जा सकता।
और अगर शुरुआत ही कच्ची है तो पूरी इमारत सही कैसे हो सकती है? जैसे एक उदाहरण लेते हैं। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिति में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। लेकिन स्रोत का तर्क है कि ऐसा बाहरी बल से मुक्त वातावरण ब्रह्मांड में है ही नहीं। हर चीज पर हर दूसरी चीज का गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा ही लग रहा है, तो नियम की बुनियाद ही गलत हुई। और ये आलोचना सिर्फ फिजिक्स तक ही नहीं रुकती। स्रोत का तर्क है कि गणित भी गलत मान्यताओं पर आधारित है, क्योंकि प्रकृति में न तो कोई सीधी रेखा होती है और न ही अनंत जैसी कोई चीज। अर्थशास्त्र एक झूठी प्रणाली है, क्योंकि पैसा एक बनावटी कॉन्सेप्ट है। और तो और जीव विज्ञान भी अधूरा है, क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट, जहां सिर्फ यकीन करने से नकली दवा भी असर कर जाती है, ये दिखाता है कि चेतना पदार्थ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, जिसे विज्ञान समझा नहीं पाता। तो पौराणिक कथाओं, एआई और एक वैकल्पिक साइंस के इस पूरे सफर के बाद हम कुछ नए सवालों के साथ वापस अपने पहले रहस्य पर लौटते हैं। और अब कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, राम सेतु पर। यहां एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। एक स्रोत के मुताबिक जब साइंटिस्ट ने इन पत्थरों की उम्र पता की तो वो निकले करीब 7000 साल पुराने। ठीक है, लेकिन जिस रेत की पट्टी पर ये पत्थर रखे हुए हैं वो सिर्फ 4000 साल पुरानी है। मतलब पत्थर अपनी नींव से ही 3000 साल ज्यादा पुराने हैं। ये कैसे हो सकता है? तो अंत में हमें कोई एक सीधा जवाब नहीं मिलता, बल्कि एक और भी गहरा सवाल मिल जाता है। अगर एक तरफ विज्ञान है, दूसरी तरफ मिथक है और एक तीसरा वैकल्पिक ढांचा भी है, और तीनों के तर्क अपनी अपनी जगह मजबूत लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो फिर सच क्या है? हमें अपने अतीत को समझने के लिए किस नजरिए पर यकीन करना चाहिए? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको खुद ही खोजना होगा।